ये सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर 2021-22 जो सीटेट में पूछा गया प्रश्न था, उन प्रश्न का संपूर्ण विश्लेषण एक वीडियो बनाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर 21 जनवरी 2022 को पूछा गया था और वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद भी किया, अच्छा भी लगा। और मेरा मोटो है कि जितना भी सीबीटी वाला है अलग अलग टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाकर आपको संपूर्ण विश्लेषण करके दें, ताकि सिर्फ ये 30 सवाल ही आपके लिए नहीं हो, बल्कि इस 30 सवाल से कम कई सारी जानकारियाँ खुलकर आपके सामने आए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो दिसंबर 2022 में शुरू होने वाले सीटेट होंगे, जो कैंडिडेट तैयारी में भिड़े हुए हैं, उसके लिए ये बहुत रामबाण साबित होगा, रामबाण सिद्ध होगा। और पूरा वीडियो को पूरा देखें और जब मूड करे कि हमको पढ़ना है तभी आप देखें। ये नहीं कि 2-4 प्रश्न देख लें फिर उसके बाद हम बंद कर दें, फिर बाद में देखें, वो नहीं होता है। आपको देखना है तो पूरा वीडियो देखें, पूरा 30 क्वेश्चन। मेरा वीडियो व्यू जाए या ना जाए इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं खुद हाई स्कूल टीचर हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके लिए ये मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आपका बेहतर रिजल्ट हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर आप जो सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाला उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो। तो आइए हम लोग आज शुरू करेंगे सीडीपी जो 21 नवंबर 2022 को पूछा गया। 30 सवाल होंगे, 30 सवाल से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी होंगी। आप पेन और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठ जाएं, ताकि आप कुछ की पॉइंट जो हम बोलेंगे आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आइए आज का हम लोग देखते हैं। ये सवाल है, ये सीटेट 2022 के लिए है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2022 में पूछा गया सवाल है। ये बाल मनोविज्ञान कहें या सीडीपी कहें, जो कहें, 30 सवाल होगा इसमें, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो संपूर्ण विश्लेषण होगा। पहला सवाल है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाल विकास का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा कथन सही है। तो आप पहला ऑप्शन है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। गलत बात। विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, जो अंतःक्रिया का परिणाम स्वरूप होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। इस ऑप्शन का यदि ऑपरेशन करें हम लोग तो कह रहा है कि मान लिया जाए किसी बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कोई एक क्षेत्र में विकास जो होगा ना तो दूसरे क्षेत्र को भी या अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से माना जा सकता है, मापा जा सकता है। हम लोग विकास को माप नहीं सकते हैं, हम वृद्धि को माप सकते हैं। वृद्धि, दो चीज़ें, वृद्धि, लंबाई, कद, काठी, वजन, ये सब वृद्धि कहलाता है। और लेकिन विकास क्या है कि वृद्धि के साथ साथ इसमें कई शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक कई चीज़ें आ जाती है, इसलिए हम इसको सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं कि किसी के मस्तिष्क में कितनी बुद्धि है। तो क्या है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, तो ये सही है। यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है समीपस्थ, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से चारों तरफ फैलती है, यानी केंद्रीय भाग से लेकर बाहरी भाग की तरफ होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, बच्चों में भाषा विकास। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है भाषा विकास? केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। हम अक्सर कहते रहते हैं कि ऐसे सवालों का आंसर सिर्फ ना तो हम आनुवांशिकता में माप सकते हैं, ना हम वातावरण या पर्यावरण में माप सकते हैं। क्या है कि दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आपका। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव कक्षा कहते हैं। प्रगतिशील कक्षा में क्या है, केवल मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है। मुख श्रवण, यानी जो मुख मतलब गूंगा होता है, श्रवण मतलब सुनने वाला, यानी मुख श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये गलत है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समापन करता है।
अंक उन्मुख होता है, अंक उन्मुख भी नहीं होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, अधिगम करता है, यानी जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समापन करता है, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उस पर वो डिपेंड होता है प्रगतिशील कक्षा में। यानी कोई कक्षा है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, बच्चों में विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, उसका ख्याल रखते हुए कि किस बच्चे को किस चीज़ में रुचि होती है, किस में किस बच्चे को इंटरेस्ट है, कौन सा उसके लिए मतलब कहें कि क्या चीज़ वो चाहता है, तो उसका ख्याल रखते हुए हम बच्चों को क्लास देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रगतिशील कक्षा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? देखिए, जो भी मेरे कोहलवर्ग वाला, प्याजे वाला और वाइगोत्स्की वाला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, बहुत अच्छे से प्याजे वाला, कोहलवर्ग वाला और फिर ये वाइगोत्स्की वाला, तीनों डाल देंगे। जब आप उस वीडियो को देखिएगा, इस तीनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर हम MCQs भी बनाए हुए हैं, जितने सवाल हैं वो सवाल उसी के अंतर्गत भी है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ उस वीडियो को देख लीजिएगा। और हालांकि हम अभी भी बताएंगे कि कोहलवर्ग का ये नैतिक सिद्धांत क्या है। तो पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण और उत्तर प्रथागत चरण। देखिए, ये कोहलवर्ग ने 3 चरण में बांटा है संज्ञानात्मक विकास को, अपने संज्ञानात्मक विकास को, और उसके संज्ञानात्मक विकास को नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास में 3, पहला क्या है? प्रथा पूर्व, यानी जिसको हम लोग पूर्व पारंपरिक अवस्था भी कहते हैं, जो 4 से 10 वर्ष रहता है। और दूसरा जो है प्रथागत चरण, यानी पारंपरिक, इसको हम लोग पारंपरिक नैतिकता भी कहते हैं, प्रथागत भी कहते हैं। तो पारंपरिक जो है 10 से 14 या 15 वर्ष तक रहता है, और उत्तर प्रथागत चरण जो है 14 से ऊपर रहता है। तो ये 3 चरण में क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? किस चरण को दर्शाता है? देखिए, क्या होता है कि प्रथा पूर्व चरण जब होता है ना, तो बच्चे 4 से 10 साल रहते हैं, तो इसको आज्ञा पालन और दंड वाला अवस्था भी कहते हैं। आज्ञा पालन, बच्चा चूंकि आज्ञा पालन इसलिए करता है कि उसके मस्तिष्क में उसको ये संज्ञान होता है कि बड़े लोगों, माता पिता या फिर गुरुओं के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उनकी बातों को मानना चाहिए, इसलिए वो आज्ञा पालन इसलिए करता है कि नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो दंड मिलेगा। तो यानी सजा टालने के लिए नियमों का पालन इसलिए करता है कि हमको दंड मिलेगा यदि हम बड़े लोगों का, माता पिता या गुरुओं का बात नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ें पाई जाती है प्रथा पूर्व चरण में। ये तो खैर गलत है, क्योंकि ये अमूर्त संक्रियात्मक चरण या अवस्था प्याजे से जुड़ा हुआ है। प्रथागत चरण में क्या होता है कि जब बच्चा 10 से 14 साल का हो जाता है, तो वो समाज में व्याप्त परंपरा, रीति रिवाज, इन सभी को वो समझने लगता है, और अपना विचार, उसको संज्ञान जो होता है वो सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ करना गलत है, ये चीज़ नहीं करना अच्छा रहेगा। तो वो उसका परंपरा, इसलिए उसको कहा जाता है पारंपरिक अवस्था भी या प्रथागत चरण। और उत्तर परंपरागत में क्या होता है कि यहाँ पर उसका तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति इसलिए बढ़ जाता है, थोड़ा उम्र बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो अब ऑपरेशन करता है कि जो विद्यमान परंपरा है, जो मौजूद परंपरा है, वो परंपरा कहाँ तक सही है या गलत है। यदि उसको लगता है कि ये परंपरा गलत है, तो वो खुद अपना नियम भी लॉजिकली लगाकर बनाता है। तो ये चीज़ कहलाता है उत्तर प्रथागत चरण में, इसने कोहलवर्ग ने रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथा पूर्व चरण, जिसमें बच्चा क्या करता है? सजा टालने के लिए नियमों का पालन करता है कि हमको कहीं सजा ना मिल जाए, हमको कहीं दंड ना मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब देखिए, ये सुसाध्य हो, अधिगम यानी सीखना सिखाना आसान हो, इसके लिए एक अध्यापक क्या करता है? जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण जटिलता से सरलता की ओर, बिल्कुल नहीं,
ये जटिलता से ये क्या होगा, सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर कभी भी नहीं। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, देखिए अपसारी चिंतन, दो चिंतन, हालांकि आपको हम बुद्धि वाला टॉपिक में बताएंगे। अपसारी चिंतन क्या होता है, जब किसी चीज़ पर हम अलग अलग बिंदु से अपना तर्क लगाकर स्वयं सोच लेते हैं, तो ये चिंतन कहलाता है अपसारी चिंतन। यानी जो कोई समस्या आ जाए, हम यदि उसी तरह से सोचें जब सभी लोग सोचते हैं, जब सभी लोग सोचते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन, उसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। मान लिया जाए कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग, हम एक घटना देखे थे कि एक वाइफ हस्बैंड जा रहे थे, रास्ते में बाइक पर थे और सामने वाला जो है ना एक शराबी आकर उसको टक्कर मार दी। अब टक्कर मार दिया तो उसका हस्बैंड बेहोश हो गए। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग वही कर रहे हैं, कोई पंखा झेल रहे हैं, गर्मी का दिन था, कोई उसको पानी दे रहे हैं, तो सब वही कर रहा है जो सब करेगा। तो उस चिंतन को कहते हैं अभिसारी चिंतन। जब उसको होश नहीं आ रही थी तो उसकी वाइफ क्या करती है, यकीन मानिए ये आंखों देखा हाल है अपसारी चिंतन का उदाहरण। उसकी वाइफ क्या करती है कि एक गमछा लेती है और उसके मुंह पर गमछा रखती है और अपना मुंह से उसके मुंह में हवा फूंकना शुरू कर देती है, और 1 मिनट में फिर उसको होश आ जाता है। तो वो महिला जो सोची अपना हस्बैंड के प्रति, वो चिंतन था क्या, अपसारी चिंतन। मतलब कि औरों से अलग हटकर सोचना कहलाता है अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन जो सब सोचते हैं। तो जो विभिन्न, अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि सुशादी करने के लिए अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, और जब ये अपसारी चिंतन का उपयोग करेगी महिला यानी शिक्षिका, अध्यापिका, तो क्या होगा कि बच्चे चूँकि वो समझ नहीं पाएंगे, अलग अलग एंगल से आप सोचिएगा तो बच्चे नहीं सोच पाएंगे, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चे के हिसाब से आपको एक शिक्षक होने के नाते सोचना पड़ेगा। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ये वाला आंसर होगा। यानी जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी संकल्प है, वो अलग अलग तरीके से संबंध जोड़ते हुए खोजने को महत्व दे। इस तरह क्लास क्या होगा, आपका सुगम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप इसको नोट कर सकते हैं। सिद्धांत क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत था लेव वाइगोत्स्की का। अब ऑप्शन है कि मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, बिल्कुल नहीं, वो तो समाज से करेगा या संस्कृति से करेगा। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, देखिए इसमें आपका संज्ञानात्मक 3 बातें हैं, एक पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, तीनों ने जो अपना सिद्धांत दिया वो सिद्धांत उसका संज्ञानात्मक सिद्धांत ही कहलाता है। लेकिन इन तीनों का, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और बाकी जो कोहलबर्ग है उसका नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना गया, और वाइगोत्स्की जो है उसका सामाजिक सांस्कृतिक के नाम से। तो समाज जहाँ रह जाए, संस्कृति जहाँ रह जाए, तो वो चीज़ें उसका क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की का। तो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को और भी पढ़ लेते हैं हम लोग। समाजीकरण के पारिस्थितिकी मॉडल को, ये पारिस्थितिकी मॉडल जो हैं ये अलग कोई मनोवैज्ञानिक हैं वो दिए हैं, तो ये वाइगोत्स्की का नहीं होगा। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। देखिए ये आपका लैंगिक विविधता यानी समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे जो हैं उस टॉपिक से है। 2 चीज़ें हैं, यदि हम किसी बात पर, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट सिर्फ लड़के खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती है, लेकिन एक शिक्षक क्या कर रहा है कि सिर्फ लड़कों से सवाल पूछ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जेंडर सशक्ता, बिल्कुल नहीं, सशक्ता करता तो दोनों से पूछता। जेंडर पक्षपात, ये पक्षपात है, पक्ष लेना, लड़कों का पक्ष क्रिकेट से जोड़कर लेना, ये जेंडर पक्षपात हो सकता है। जेंडर प्रासंगिकता या संबद्धता, उससे जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है। जेंडर धमकी, ये भी नहीं है। तो क्या है कि जेंडर पक्षपात यानी वो
जेंडर यानी लैंगिक भेदभाव कर रहा है, लैंगिक पक्षपात कर रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग लैंगिक भेदभाव भी। तो वो लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं कि चूंकि क्रिकेट, उनका मानना था कि क्रिकेट जो है सिर्फ लड़के खेलते हैं, इसलिए लड़कों से सवाल कर रहे हैं, लड़कियों से नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? समाजीकरण दो तरीके से हो सकता है, एक प्राथमिक कारक और एक द्वितीयक कारक। प्राथमिक कारक क्या है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसके संपर्क में जो सबसे पहले आता है, जितना समय वो बचपन में अपना देता है अधिक, वो चीज़ें कहलाता है उसका प्राथमिक कारक। जैसे कि शिशु जन्म हुआ तो परिवार हो गया, माता पिता हो गए, दोस्त हो गए, पड़ोसी हो गए, क्योंकि ये पहले ये चीज़ तो उसके संपर्क में होगा ही, इसलिए ऐसे कारक को कहते हैं हम लोग क्या? प्राथमिक कारक। और द्वितीयक कारक क्या होता है? जब वो घर से निकलकर स्कूल जाता है, वहाँ जब उसका समाजीकरण होगा तो वो समाजीकरण कहलाता है द्वितीयक कारक। अब वो टीवी पेपर देखेगा, पेपर पढ़ने लायक हो गया, न्यूज़ सुनने लायक हो गया, तो वहाँ क्या हो गया? वो द्वितीय कारक। पुस्तकें और पत्रिकाएं, ये क्या है? द्वितीय कारक है, ये द्वितीय कारक है। निकटस्थ परिवार, ये प्रथम है। माता पिता का कार्यस्थल, अब माता पिता जहाँ कार्य कर रहे हैं, माता पिता प्राथमिक कारक हैं, लेकिन माता पिता का कार्यस्थल, यदि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, तो चूंकि ये क्या है? उसका द्वितीय कारक है। और अस्पताल के कर्मचारी, ये भी क्या है? द्वितीयक है। यानी प्राथमिक कारक क्या है समाजीकरण का? निकटस्थ परिवार, यानी परिवार के इर्द गिर्द जो चीज़ें है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा? पहले इसका जो उम्र है, ये उम्र को आप देख सकते हैं कि ये उम्र है, और इस उम्र से जुड़े हुए, जैसे कि पहला है जन्म से 2 साल, इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, जनित गामक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। इसको एकदम याद रख लीजिए, ये सवाल आपके हर तरह के टेट में, सी टेट हो, जे टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, ये सब में एक सवाल तो आपका किसी न किसी रूप से घुमा फिरा के रहेगा। दूसरा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र क्या है? जिसकी उम्र 2 से 7 साल है, ये मैचिंग में भी देता है। तीसरा है 7 से 11 साल, जिसको हम लोग मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अपने जो सिद्धांत पियाजे हैं उसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसने 4 भाग में बांटा है। चारों भाग आप नोट कर लीजिए कि औपचारिक, मूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से ऊपर, यानी शुरू से देख लें, इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 साल तक चलता है, 2 से 7 साल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 11 साल से ऊपर अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अब यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उम्र कौन है? आपको ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसमें है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। अगला प्रश्न है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो आप क्या कर सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। पहले तो आकलन हम ऐसा करेंगे कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो सकता है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, एकदम नहीं। बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, ना जोड़ दिया तो सब तहस नहस। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। आकलन क्या होगा? सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। यानी हम जब आकलन करेंगे किसी बच्चे का तो क्या करेंगे कि ऐसा आकलन करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। ये नहीं कि इस बच्चे के लिए अलग आकलन तरीका, उसका अलग कर देंगे तो क्या होगा? वो एकरूपता नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? नंबर 1। अगला सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करता है? देखिए, पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तरीका है। सबसे पहले पाठ क्या होता है?
आपको ये हिंदी में दे दिया है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना या सपोर्ट करना, सहारा देना। तो जब बच्चे को हम सहारा देते हैं तो वो चीज़ अधिगम जो है ना आसानी से कर लेता है। मान लिया जाए कि कोई बच्चा शुरू में साइकिल सिखाना शुरू करते हैं उसको, तो क्या करते हैं, हालांकि आजकल तो हम लोग तो कैची स्टाइल में साइकिल सीखे थे, लोग क्या करते थे, पीछे वाला बड़े दोस्त जो होते थे वो सपोर्ट करते थे कि हमको भी भाई साइकिल मिलेगी चलाने के लिए। तो क्या करते थे, पीछे से हम लोग का कैरियर पकड़ते थे और हम लोग को सपोर्ट देते थे। धीरे धीरे थोड़ा दूर में गुड़का कर जाते थे, फिर सीखते थे, फिर थोड़ा दूर जगह, थोड़ा दूर बढ़ गए, बढ़ते इस तरह सीख जाते थे। तो वो दोस्त क्या करता था, सहारा देता है। और आजकल के साइकिल में भी क्या है कि आप एक को स्कैफोल्डिंग दिखेगा यानी सहारा देना हुआ दिखेगा, जो साइड चक्के के दोनों तरफ में साइडर होता है, वो साइडर उसको सपोर्ट करता है कि जब वो डगमगाता है धीरे धीरे बैलेंस करता है, यानी सहारा देना। बच्चे किसी भी चीज़ को जब सीखता है या पढ़ाई में ही पढ़ाई करता है तो उसको बीच बीच में कन्फ्यूजन होता है या उसको सपोर्ट पुश करने की ज़रूरत होती है ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो स्कैफोल्डिंग वही है, पार वही है। तो क्या करेंगे कि समस्या के समाधान हेतु स्थित दर पदर निर्देश देना नहीं। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना है, बिल्कुल नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस पर संकेत और इशारे देना। अब प्रक्रिया में अध्यापन का पूर्ण हस्तक्षेप, ये भी नहीं। क्या है कि देखिए आपको सहारा देने से संबंधित यही मिलेगा। समस्या को सुलझाने, जब वो समस्या को सुलझा रहा है बच्चा किसी तरह से और अटक जाए तो उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको पूछ देंगे। बच्चा पूछता है कि 6 और 3 कितना होता है, 6 और 3, तो जरा सा सहारा दे देते हैं कि 9, तो फिर वो अगली बार कॉन्फिडेंस में हो जाता है। या कहीं चीज़ लिखने में पढ़ने में अटक रहा है, जरा सा उसको मान लिया जाए कि हिंदी पढ़ रहा है या रीडिंग कर रहा है इंग्लिश, तो वो जो है उच्चारण सही से नहीं कर पाता है। मान लिया जाए आशीर्वाद को आर से इतना बोला, हम क्या कहते हैं कि आशीर्वाद है, तो उसको हम क्या किए कि इशारा दिए या संकेत दिए, तो वो स्कैफोल्डिंग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा सही है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जाता है, बिल्कुल नहीं, बुद्धि लब्धि के द्वारा ही नहीं माप सकते हैं। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, एकदम गलत। मान लिया जाए कि हम मैथ में इंटेलिजेंट हैं, 100 में 100 ला रहे हैं, तो क्या मेरा गारंटी है कि सोशल साइंस में मेरा 100 में 100 आएगा, हम उस क्षेत्र में भी बुद्धि हो जाए। मान लिया जाए कि हम कारपेंटर या पेंटिंग्स बनाने में कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमको महारत हासिल है, तो क्या हम यदि बाइक मौत का कुआं में चला रहे हैं हमको महारत हासिल है, तो क्या हेलीकॉप्टर चला लेंगे, नहीं। ये बुद्धिमत्ता एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित नहीं करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योजना से अधिक है, यानी बुद्धिमत्ता क्या है कि विद्यालय में जो भी बच्चे बेहतर योजना कर रहे हैं या फिर प्रदर्शन करना चाहते हैं उससे भी ऊपर की चीज़ है बुद्धि। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। और बुद्धि से संबंधित जो टॉपिक है वो भी आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ जाइएगा। अलग अलग हम प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, CDP का अलग है, बुद्धि टॉपिक का अलग है, तो आप उसको देखिएगा। वहाँ पर IQ कैसे निकाला जाता है बच्चे का वो भी है। फिर IQ से जो सवाल पूछते हैं उससे भी 1-2 सवाल पूछ देता है एग्जाम में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, हम बताए हुए हैं। अगला सवाल है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। अब देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे जब बड़े होते हैं परिवेश में या वातावरण में, तो वो जो चीज़ आप सिखा रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से वो तुलना करते हैं। मान लीजिए कि उसको कुत्ता दिखा दीजिएगा और भेड़िया भी देखेगा तो कहेगा कि देखो कितना बड़ा कुत्ता, नहीं। उसी तरह कह रहा है कि यहाँ क्या है कि एक घोड़ा है और वो बच्चा चकित होकर बोलता वाह इतना बड़ा कुत्ता, क्योंकि वो कुत्ते को पहले देखी होगी, कुत्ता उसको हम बताए होंगे, तो क्या करेगा। तो इसमें से किसका उदाहरण, पियाजे कहता है कि बच्चे जिस चीज़ को देखता है
वो समावेशन कर लेता है उसके आधार पर, आत्मसातीकरण कर लेता है, यानी आत्मसातीकरण और समावेशन कर लेता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पक्षी उड़ रहा है, बच्चे को हम दिखा देते हैं कि ये चिड़िया है, इस तरह से उड़ती है, और उसको पतंग नहीं दिखाएं। ये वाला प्रश्न भी पूछा हुआ है, आप किसी न किसी प्रीवियस ईयर में देखिएगा कि जब पतंग उड़ता हुआ देखता है बच्चा तो क्या कहता है कि वाह चिड़िया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर लिया, उसको समावेशन कर लिया और उस चीज़ का आत्मसातीकरण भी कर लिया, जिसके वजह से उसको तुलना घोड़े से कुत्ते से कर दिया, घोड़े को कुत्ते से कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण या समावेशन। अगला सवाल है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की की क्या सुझाते हैं? क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत। अब दो बातें हैं, इसको गौर से सुनिएगा। इस प्रश्न में हम आपको दो चीज़ें बताएंगे। देखिए, बच्चे चूंकि जब दो चीज़ें, एक पियाजे और दूसरा वाइगोत्स्की। पियाजे क्या कहता है? पियाजे कहता है कि चूंकि बच्चे में संज्ञान हो गया तभी वो बच्चा भाषा सीख लिया। देखिए क्या इंटरकनेक्टेड है दोनों, कि पियाजे कहता है कि बच्चे में पहले संज्ञान होता है तभी वो क्या सीखेगा, भाषा सीखेगा। लेकिन ये दूसरे नंबर में क्या कहता है, वाइगोत्स्की कहता है कि पहले संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक, चूंकि ये उल्टा बोलती है, हम यहाँ पर ऑप्शन में ये चीज़ें हैं कि ये वाला बात बोल रहा है। पियाजे बोल रहा है क्या, कि बच्चे में पहले संज्ञान हो जाता है तभी वो भाषा को निर्देशित करता है, यानी भाषा सीखता है। और वाइगोत्स्की क्या कहता है, भाषा बच्चे सीख लिए हैं तभी उसके अंदर संज्ञान होगा। दोनों बातें अपने अपनी जगह पर देखिए सही है। कैसे कि मान लिया जाए कि हम साइंस की कोई चीज़ें बताएंगे, तो जब तक वो भाषा नहीं सीखेगा, जब तक वो भाषा नहीं चीजेगा, तो वो चीज़ उसको संज्ञान नहीं होगा, वो चीज़ उसको ज्ञान नहीं होगा विज्ञान का। ये तो हो गया क्या, कि ये हो गया वाइगोत्स्की के हिसाब से। अब दूसरे तरफ से सोचें कि बच्चे में संज्ञान होगा, बच्चे में संज्ञान होगा तभी तो बच्चे भाषा सीखेंगे कि ये इसको हम अमरूद बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, इसको नारंगी बोलते हैं। तो चूंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, तो ये कथन क्या है कि ये पियाजे ये बात कहता है और ये बात क्या कहता है, वाइगोत्स्की कहता है। वाइगोत्स्की, तो आपको याद रखना है कि दो चीज़ें, वाइगोत्स्की तो यानी भाषा एवं विचार पर ले वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। यदि भाषा पहले होगा तभी बच्चों में संज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बच्चों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं हम लोग, सृजनशील बच्चा क्या होता है कि वो बच्चा जब कोई नया कर देता है। नया का मतलब यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट बनना नहीं होता है, कोई नया चीज़ खोज करना नहीं होता। बच्चे खेल में भी कुछ नया अलग हटके कर लेता है, या कोई चीज़ पेंटिंग्स कर रहा है तो वो पेंटिंग्स में भी कुछ नया कर लेता है। कविता है, कविता का जो राइम्स है उसको अपने तरीके से जोड़ लेना भी सृजनशीलता हो सकता है। तो उसी को कहा जाता है सृजनशील, यानी कुछ नया चीज़ खोजना या पुराने चीज़ों में कुछ नए चीज़ को जोड़ना, ये चीज़ सृजनशील होता है। तो जो सृजनशील बच्चा होता है उसको किया जा सकता है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, यानी अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोज। बच्चे कोई चीज़ खोज करना चाह रहा है, उसको हम पुश करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो वो क्या होगा, बच्चे में सृजनशीलता का विकास होगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, जब फर्स्ट में मिल गया है, चूँकि समय भी आपको कम देना है। गुणज विकार सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि गुणज विकार यानी गुनाह करने से संबंधित, गुनाह करने से। ये मैथ पेडागोजी का सवाल था, इसीलिए हमको लगा सीडीपी में कहाँ से आ गया। तो ये गुणज विकार यानी गुनाह करने से संबंधित जो विकार हो जाता है बच्चों में, गुनाह नहीं कर पाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम यदि इसको 16 गुना 4 करने कहें तो ये 46 लिख देगा, मतलब कि अंक को डिस्टेंस यानी डिजिट को उल्टा पुल्टा कर देता है। तो गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से, और भी कई चीज़ इसके उदाहरण हो सकते हैं। मान लिया जाए कि हम उसको मल्टीप्लाई सिखाए और दूसरी बार 16 गुना 16 दे दिए तो क्या करेगा कि ये 6 कर देगा, फिर यहाँ से कर देगा 6 और 1 इस तरह, इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ जगह नहीं छोड़ेगा। ये सब क्या है, गणितीय विकार। तो गणितीय विकार क्या है कि गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से।
अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? जैसा कि पता है कि आप लोग को कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया है और 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हो गया था। 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया था। पहले ये नीति निर्देशक तत्व में था। तो अब एक शिक्षक होने के नाते क्या करना है आपको कि निजी विद्यालय चला रहे हैं, आप शिक्षक हैं, तो जो आरक्षण से आधारित है, आर्थिक आरक्षण यहाँ बात कर रहा है कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी पैसा कौड़ी वो नहीं दे पा रहा है, तो क्या करना होगा आपको? भेदभावात्मक करना होगा? बिल्कुल नहीं। अलगाववादात्मक करना होगा? नहीं। अलगाव का मतलब होता है कि उसको अलग कर देना, पृथक कर देना। सभ्यता पर आधारित, समानता पर आधारित। समानता करेंगे तब तो हम आर्थिक और कमज़ोर बच्चों को हेल्प दे ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे? साम्यता पर आधारित, यानी हम सभ्यता अपनाएंगे, साम्यता अपनाएंगे कि बच्चे पढ़ पाएँ, बच्चे को सुविधा मिल पाए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, ये समावेशी शिक्षा क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकार से कक्षा को अलग थलग ना करें, यानी बच्चे किसी भी तरह से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं, या फिर प्रतिभाशाली हैं, या फिर मंद बुद्धि है, हम अलग अलग बांट के नहीं बल्कि एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में सूचनाओं को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल साठिक रूप से, यानी शारीरिक रूप से था यहाँ, तो ये गलत। केवल दृश्य रूप में? बिल्कुल नहीं। केवल मौखिक रूप में? नहीं। बहुल रूप में, मल्टी डायमेंशनल, यानी सबके साथ सब सीख पाए, चाहे वो किसी भी रूप से अक्षम हो, देखने में, सुनने में, बोलने में या फिर सीखने में, तो ताकि हम जब सूचना को वहाँ तक बहुल रूप में पहुँचाएँ जो कि सभी बच्चे ईजी वे में सीख पाए, किसी को दिक्कत नहीं हो। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? समकालीन, आजकल जो नियम है, समकालीन का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान में है, इसके लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? केवल व्यावसायिक शिक्षा? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा। किससे? समावेशी शिक्षा, यानी दिव्यांग रहे, विकलांग जिसको हम लोग कहते थे, उसका शब्द 2009 में ये किसी न किसी ईयर में जो है दिव्यांग कहा गया। तो उस दिव्यांग हो या फिर किसी भी रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, सबको क्या करेंगे? एक साथ पढ़ाएंगे, तो ये शिक्षा कहलाएगा समावेशी। अलगाववादी शिक्षा नहीं, एकीकृत शिक्षा भी नहीं। तो इसका आंसर हो गया समावेशी शिक्षा। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा गलत है? यहीं पर आपको नोट करना होगा कि गलत कर रही, ये सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक नहीं बल्कि ये प्रासंगिक है, तो ये गलत हो गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में गलती और त्रुटि है, वो भी प्रासंगिक है, जिससे हम सीख सकते हैं, यानी गलतियों से भी हम सीख सकते हैं, अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है, सही बात। व्यक्तिगत अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय ही रूप नहीं। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है, तो इसीलिए ये आंसर गलत पूछ रहा है आपसे। अगला प्रश्न है, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, यानी बार बार हम बच्चे को पूछें कि हट तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम सीखने लायक नहीं हो, ये देखिए ये कठोर शब्द है, कड़वा शब्द है, इसीलिए कभी भी ये चीज़ नहीं होता है, इसका प्रावधान नहीं है। बच्चों के बारंबार यह बोलना कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है?
बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। नहीं, बच्चा क्या हो जाएगा कि जब आप किसी बच्चे को कहते हैं कि दत्त तुम काबिल नहीं है, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, निष्क्रिय होगा, जाओ हम तो योग्य है ही नहीं है, हम क्यों जाएंगे करने के लिए, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। इस वजह से बच्चे को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। समस्या समाधान कौशल, बच्चों में यदि कोई समस्या आ जाए तो समाधान कर पाए, ये कौशल आप किस तरह से विकसित कर सकते हैं। उपकरणों सामग्रियों के पारंपरिक इस्तेमालों पर ध्यान देकर समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, वैकल्पिक यानी ऑप्शंस होना चाहिए कि हम जो समाधान कर रहे हैं कि कई ऑप्शंस में सोचेंगे कि इस तरह करेंगे तो हमारा समाधान निकलेगा, इस तरह से करेंगे तो ये समाधान निकलेगा, यंत्रवत याद करके, यानी उपकरण नहीं होगा, समस्याओं मानक प्रारूप, जो लोग डिसाइड कर लेंगे उसी को हम मान लेंगे, वो करके भी हम समस्या समाधान नहीं कर सकते हैं। तो समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, यानी बच्चों को मान लिया जाए, अब ये देखिए पहले सोच लीजिए तब हम लोग ऑप्शन करते हैं। बच्चों को एक क्रम में सिखाना, बच्चे को कहेंगे कि पेन, तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये मूर्त सामग्री हो गया, ये मूर्त सामग्री हो गया। तो हम जब मूर्त सामग्री एक चित्र के रूप में होगा, एक चित्र के रूप में होगा क्लास में, और तब हम इसको संकेत के रूप में बताएंगे कि यही पेन है, यही कलम है। तो यानी मूर्त सामग्री पहले, तब चित्र दिखाएंगे, तब हम संकेत का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वातावरण यानी किसी भी क्लास का माहौल कैसा है, माहौल गलत होगा तो बच्चे गलत सीखेंगे, अच्छे माहौल होंगे तो अच्छे सीखेंगे। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम क्या होता है कि वह अधिगम जो समझने पर जोर देता है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी नहीं, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, जो कॉम्पिटिटर है कंपटीशन पर आधारित, ये भी नहीं। अध्यात्मक प्रावधान, अध्यात्मक, अब क्या उसको भजन सुना के आध्यात्मिक बनाएंगे, नहीं। सकारात्मक एवं सहयोगात्मक, यानी बच्चे पॉजिटिव रूप से सीखे, बच्चों में पॉजिटिव रूप से हो, और सहयोगात्मक मतलब सहयोग करके हेल्पफुल हो, ये तरीका हम अपनाएंगे तो बेहतर होगा। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। परीक्षाएं अधिगम का चरम लक्ष्य, परीक्षा से कोई लेना देना है नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, एकदम गलत बात। अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भाव का भी प्रभाव पड़ता है। तो अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती। आपको तब सीखना होगा, एक जटिल प्रक्रिया है, जब आप उसमें किसी चीज़ को सीखने में अपने आप को झोंक दीजिएगा, संलग्न रहिएगा, तभी आप सीख पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचना विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर जोर देता है। जो सामाजिक संरचना होता है वो किस पर जोर देता है, पारंपरिक क्रियाओं पर, यानी समाज में जो भी परंपरा चल रहा है, अलग अलग तरह के समाज होते हैं, अलग अलग वहाँ पर परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, उस पर जोर देता है। पुरस्कार और दंड पर नहीं, अनुवांशिकता पर भी नहीं, अनम्य यानी अटल शिक्षा शास्त्रीय उपकरण पर नहीं, बल्कि पारंपरिक क्रियाओं पर वहाँ की सामाजिक संरचना महत्व देता है, महत्ता पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। कौन सा युग्म सही मिला हुआ है, यानी ये ऑप्शन में है, मैचिंग में है, कौन सा सही रूप से मिलान है, सही रूप से मिला हुआ है, अभिप्रेरणा से संबंधित,
आत्म परितोषण, आत्म परितोषण यानी अपने आप को प्राइज देना। बाह्य अभिप्रेरणा है? नहीं, ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। जिज्ञासा, जानने का, कोई चीज़ जानने का ललक हो तो वो चीज़ क्या कहलाता है? ये चीज़ कहलाता है जिज्ञासा। और जिज्ञासा हमको कहाँ से आती है? आंतरिक अभिप्रेरणा। आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा होगी तभी आपके अंदर क्या होगी? जिज्ञासा। नगद पुरस्कार, आंतरिक, ये तो बाह्य हो गया, बाहरी लोग नगद पुरस्कार देंगे। रुचि, बाह्य, रुचि भी क्या है? इंटरेस्टेड होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, ये आंतरिक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुशादी करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मशीन से नहीं। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यहाँ नहीं दे दिया तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, यानी जो हम दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चों को पहले से ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये बेहतर आंसर है कि जो बच्चे पहले हम बता चुके हैं, बच्चे को ज्ञात है, उसको हम क्या करेंगे कि संबंध जोड़ते हुए स्थापित करेंगे। अवसर जब देंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। अध्यापन की व्याख्या विधि पर ही सीमित, व्याख्या यानी लेक्चरर मेथड तो एकदम नहीं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय अधिगम। ये 4 चीज़ दिया गया है और इन 4 चीज़ों में अधिगम आपको सीखने में कौन कौन प्रभावित करेगा? तो क्या ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसका चारों, आप मोटिवेशन हो गया, इमोशंस हो गया और सोशियो संदर्भ हो गया, यानी सोशलॉजी जो सामाजिक संदर्भ है वो भी आपको सीखने में प्रभावित करता है। शिक्षा शास्त्रीय अधिगम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये था 21 जनवरी 2022 का CDP पूछा हुआ महत्वपूर्ण 30 सवाल। हमको उम्मीद है कि आपके लिए ये 30 सवाल नहीं, सिर्फ 30 सवाल नहीं होगा, बल्कि ये कई सारी जानकारियाँ आपको मिल गया होगा। आपका जो भय है दिसंबर 2022 में होने वाले CTET हैं, तो आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत हेल्पफुल करेंगे। अगला वीडियो हम हिंदी पेडागोजी लेकर आएंगे। तो आपको हम बता रहे हैं कि 3 टॉपिक आपका हम आसान करने वाले हैं। EVS और EVS पेडागोजी, एक टॉपिक हो गया, दूसरा CDP का और तीसरा हिंदी पेडागोजी। चूँकि हिंदी ग्रामर CTET में नहीं पूछता है, उसमें 2 पैसेज बराबर 10 नंबर, तो वो पैसेज आपका यूं ही बन जाएगा। और फिर 15 पेडागोजी, तो 15, 10, 25, 5 नंबर के लिए हम आपको व्याकरण में उलझाकर नहीं रखेंगे, तो सिर्फ CDP, सिर्फ पेडागोजी हिंदी का पढ़ाएंगे। तो ये 3 टॉपिक और अलग अलग हम प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं प्रीवियस ईयर से संबंधित, प्रीवियस ईयर 2021-22। तो उस प्लेलिस्ट में भी जाइएगा और वहाँ से आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।